check. चल शुरू कर. अमर, yes. Check. Good afternoon everyone. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? Today we are going to start a new special contract which is known as the contract of agency. ठीक है? Special contracts में one such special contract is contract of agency. क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में? कुछ बेसिक चीजें, पार्टीज, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है? सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन. कम ऑन गाइस, एंड लेट अस चेक दिस एग्जाम्पल. इसी एग्जाम्पल से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है? ओके. आ जाइए. चंपा, वाह. ओके सुनो, अपने आप आ जा रही है वो. हाँ ठीक है अभी. ओके सुनो मेरी बात. ओके सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ. This is a new topic that has been introduced in the new syllabus और इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट काफी सारे एग्जामिनेशन में इंटर में सवाल पूछती थी. ठीक है? तो अगर इंटर का ही सिलेबस इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में इंट्रोड्यूस किया है, हो सकता है आपके फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में भी इंस्टीट्यूट जो है इसके ऊपर वैसे ही कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो ड्राफ्ट कर सकती है. इनफैक्ट छोटी छोटी बातें हैं, वन लाइनर्स, उनके ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने सवाल ड्राफ्ट किए हैं, वो भी 3-3, 4-4 मार्क्स के. तो कौन से प्रोविजन के, सेक्शन के, सब सेक्शन या एक्सेप्शन के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल बना दे, यू नेवर नो. ओके, तो यहां पे भी हम लोग देखने वाले, एजेंट की कुछ राइट्स है, कुछ ड्यूटीज है, उसके कुछ एक्सेप्शंस है. तो ये एक्सेप्शंस वाले पॉइंट में इंस्टीट्यूट काफी दिलचस्पी रखती है. एटलीस्ट जितना मैंने इंटर का देखा है पिछले 12 सालों में, इंस्टीट्यूट रादर देन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द जनरल पॉइंट्स, इट हैज आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस ऑन दीज स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स. तो आप लोगों को भी बहुत अलर्ट रहना है जब हम ये नए टॉपिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट हमारे ओल्ड कोर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछा था, जितना इंपॉर्टेंट वो है, उसके साथ साथ उतने ही इंपॉर्टेंट ये सारे नए टॉपिक्स भी है. क्योंकि हमारे नए टॉपिक्स अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का सिलेबस बनते हैं. Earlier, last time तक, it was like 60-40, 60 law and 40 BCR. But right now, all these new topics are equivalent to 40 marks का weightage. तो अगर वो 40 मार्क्स का वेटेज बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको इज्जत भी उतनी ही देनी पड़ेगी. और ऑब्वियसली बात है कम टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करके इंस्टीट्यूट ने अगर 40 मार्क्स का वेटेज डाला हुआ है तो इंस्टीट्यूट वो लेवल का नॉलेज भी आपसे एक्सपेक्ट करती है. So it is not only about the sections of law, but it is also about how deeply and thoroughly you have studied the subject. Okay? So I would request every one of you all to please pay attention. सिर्फ ये examples में मत बह जाना, section पे भी आप ध्यान देना. ठीक है? आ जाइए. देखो, हर चीज
हर वक्त और हर जगह पे आपको रहना पॉसिबल नहीं होता है करने के लिए। तो अगर आप सपोज पुणे में हो, यहां पे आप क्लासेस ले रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप सेम टाइम पे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, गुजरात में नहीं रह सकते हो। एक समय पे फिजिकली आप एक ही जगह पे रह सकते हो। अभी तो ठीक है, चलो आपकी पढ़ाई चालू है, बट से कल जाके आप सीए बन जाते हो, आप बिजनेस करते हो, और बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारी हजारों चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। से आपने अगर कोई दुकान खोली है, शॉप टू सेल मोबाइल फोन्स, और एक शॉप आपकी बढ़िया चालू है, आपको दूसरी शॉप खोलनी है, तीसरी, चौथी, सिर्फ पुणे में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया भर में, बट एक टाइम पे तो आप एक ही जगह पे रह सकते हो, बिकॉज फिजिकली यू कैन नॉट बी इन मोर देन वन प्लेस। अब ऐसे केस में बहुत बार क्या होता है, आपका ही बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपकी ही दुकान चलाने के लिए आप क्या करते हो, अपॉइंट करते हो आपके एजेंट्स। आप क्या करते हो, अपॉइंट करते हो आपके एजेंट्स। अब ये जो एजेंट्स है गुड्स बेच रहे हैं, मतलब मोबाइल बेच रहे हैं, बट ये मोबाइल उनके नहीं है, ये मोबाइल अभी भी किसके है, आप लोगों के ही है। बिजनेस भी किसका है, उन लोगों का नहीं है, बिजनेस भी किसका है, आपका ही है। बिजनेस भी आपका, मोबाइल फोन्स भी आपके, मोबाइल फोन बेच के जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे भी आपके, और इसी बिजनेस से एसोसिएटेड अगर कुछ रिस्क भी है तो ये रिस्क भी आपका है। तो ये बंदा कर क्या रहा है, ये बंदा जो है बस आपके बिहाफ पे इन मोबाइल्स को बेच रहा है, और क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है, ऑब्वियसली बात है ही विल ऑल्सो डिमांड समथिंग इन रिटर्न। ओके, हाँ, जिसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो यही चीज जो वो डिमांड कर रहा है इन रिटर्न इज अ काइंड ऑफ अ कमीशन दैट यू आर गिविंग हिम इन ऑर्डर टू वर्क फॉर यू। इससे ही बनता है हमारा एजेंसी का रिलेशनशिप। जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल, और जो पर्सन किसी और के बिहाफ पे काम करता है उसको कहते हैं एज एन एजेंट। तो हर एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में होती है टू पार्टीज, हर एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में होती है टू पार्टीज, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। जिसके लिए आप काम करते हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल, और जो काम कर रहा है किसी और के बिहाफ पे उसको कहते हैं एज एन एजेंट। और कानून तो यह कहता है जब एजेंट काम करता है तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि प्रिंसिपल खुद यह काम कर रहा है। ही हु इज एक्टिंग एज एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। ही who is acting as an agent is himself acting। तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि ये काम एजेंट ने नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल ने ही किया है। ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, देखो यहां पे क्या हुआ है, से एक हमारे इमरान जी है और कह रहे अभी खास कुछ मूवी वूवीज तो चल नहीं रही है, चलो कुछ दूसरा धंधा ही शुरू कर लेते हैं, हम बिजनेस ही शुरू कर लेते हैं हम। भैया राधे राधे। ओके, तो जहां पे हमारे इमरान जी जो है वो क्या कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल ही ओपनड अ शॉप टू सेल डिजाइनर क्लोथ्स, ही इज डिजाइनिंग क्लोथ्स नाउ एंड ही सेलिंग दीज डिजाइनर क्लोथ्स। और उन्हीं की जो दुकान है वो दिल्ली में है, काफी अच्छे चल रही है उनकी दुकान, और काफी हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस, इंडियन मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड सब लोग आ रहे हैं, और शादियों में, प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में, जैसे अवार्ड फंक्शंस, उनमें इनके डिजाइन क्लोथ्स जो है वो पहन रहे हैं। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। ही इज लाइक कि दिल्ली में तो दुकान मैंने खोल ली, क्या बात है, बट जब तक मुंबई में मेरी अपनी दुकान ना हो, मुंबई मतलब फैशन एंड बॉलीवुड एंड स्टार्स एंड एवरीथिंग, तब तक मेरे को खुशी महसूस नहीं होगी। बट नाउ ये बंदा तो यहां पे दिल्ली में बैठा है अपने परिवार के साथ, ये बंदा एक समय पे दो जगह नहीं हो सकता, तब वो सोचता है क्यों ना ये काम किसी और को डेलीगेट किया जाए। तो तब फिर उनके बचपन के दोस्त है कपिल शर्मा, कहते उनको भी खैर कुछ खास है नहीं काम, वो ही क्यों ना ये काम कर ले। ऐसे केस में अब
इमरान जी जो है अब कपिल से कहते हैं कि क्या आप मेरे डिजाइन्ड क्लोथ्स बॉम्बे में बेचोगे? कपिल शर्मा कहता है हाँ क्यों नहीं, बढ़िया बात है। अब ऐसे केस में कपिल इज इन बॉम्बे एंड ही सेलिंग क्लोथ्स विच आर डिजाइन्ड बाय इमरान। से फॉर एग्जाम्पल पहले दिन उनकी दुकान में आ जाती है मल्लिका जी और कुछ कपड़े खरीदती है वर्थ 5 लाख रुपीस। अब आप बताओ ये जो 5 लाख रुपए मल्लिका ने दिए हैं टू कपिल, ये 5 लाख किसके हैं, कपिल या इमरान? ऐसा कैसा? बट कैश तो आपने कपिल को दिया है ना, गुड्स तो कपिल ने बेचे हैं। अगर गुड्स कपिल ने बेचे हैं, पैसे भी कपिल के होने चाहिए। वेरी गुड, कपिल ने जरूर ये कपड़े मल्लिका को बेचे हैं, बट ये क्लोथ्स कपिल के नहीं है। ये गुड्स जो है ये किसके है? इमरान के। ये बिजनेस जो है ये किसका है? अरे बोलो ना। तो ये पैसे भी जो है वो किसके हो गए? इमरान के। ये जितना भी सेल्स हुआ है ये इस बंदे का सेल्स नहीं है, ये किसका सेल है? इमरान का। इमरान जी ओके ओके। बट अब देखो मेरे को आपको कुछ बताना है। किसका? ये पूरे के पूरे 5 लाख रुपए जो है, सुनो ना मेरी बात, ये पूरे के पूरे 5 लाख रुपए जो है ये कपिल इमरान को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करेगा। कपिल क्या करेगा, ये 5 लाख रुपए में से उसको जितना भी खर्चा लगा है उसको वो डिडक्ट करेगा, क्योंकि इवेंचुअली अगर बिजनेस भी उसका नहीं है तो क्या खर्चा उसका होगा? नहीं होगा। ये खर्चा किसका है? इमरान का। तो उसको जितना भी खर्चा लगा है उसको वो माइनस करेगा। से इमरान के बिहाफ पे उसने कुछ एडवांसेस दिए थे, से जो दुकान है, जो शोरूम है, जो हमने इतना बड़ा शोरूम खोला ये डिजाइनर क्लोथ्स का, ये शोरूम जो है उसके ओनर तो इमरान है ना। तो इमरान ने वो दुकान खरीदी है, बट तब अब इमरान कहते हैं कि अभी तो तुम बॉम्बे में ही हो, जो ओनर है, जो ओनर था पहले इस दुकान का, उसको तुम मेरे बिहाफ पे एडवांस दे दो, टोकन दे दो, बाद में अपन हिसाब देख लेंगे। तो ऐसे करके कपिल ने क्या किया था, ये एडवांस जो है वो दे दिया था। तो अब आज जब सेल करके 5 लाख रुपए आए, क्या कपिल डायरेक्टली 5 लाख रुपए इमरान को ट्रांसफर कर देगा? नहीं। ये जो एडवांसेस है जो कपिल ने दिए हैं ऑन बिहाफ ऑफ इमरान, क्या वो भी डिडक्ट किए जाएंगे? अरे हाँ है ना। अलॉन्ग विद दैट ये जो बंदा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इमरान, तो काम करने के लिए भी कुछ कंसिडरेशन डिमांड करेगा, दैट इज कमीशन। वो कमीशन भी डिडक्ट किया जाएगा और ऐसे करके जो नेट रेमिटेंस है, नेट मतलब ये सारी चीजों को माइनस करके जो नेट अमाउंट बनता है, ये नेट अमाउंट कपिल जी जो है वो ट्रांसफर करेंगे टू इमरान। तो इसी एग्जाम्पल में बताओ यहां पे प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है? कपिल, क्योंकि ये वो पर्सन है जो किसी और के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं एजेंट। और जिसके बिहाफ पे काम किया जा रहा है उसको कहते हैं एज द प्रिंसिपल। चलो ये तो कैश सेल्स की बात हो गई। बट से एक दिन आप लोगों की फेवरेट उर्फी आ जाती है इसी दुकान में और वो 2 लाख के कपड़े खरीदती है, दैट टू ऑन क्रेडिट। क्या बोल रहे? कुछ वाहियात ही बोला होगा। अच्छा तो सुनो ना मेरी बात, कौन जाए? बहुत आगे जाएगा बेटा, तू बहुत आगे जाएगा। ये 2 लाख के कपड़े खरीदती है ऑन क्रेडिट, पत्ते। ओके, कौन है ये? मोहतरमा।
पहली बार देखा है उसे हमें। अच्छा, ये बोल रहा आदत नहीं ऐसे कपड़ों में देखने की। इतने डिसेंट कपड़ों में। अब देखो, सुनो ये बात, अभी आ जाओ इधर। 2 लाख पे हमने गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट से। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद इसका पेमेंट करना है, बट कपिल कॉल कर रहे हैं ना उर्फी को, बट शी इज नॉट रिसीविंग द कॉल्स, शी इज नॉट कॉलिंग बैक, शी इज नॉट रिप्लाइंग टू द मैसेजेस। इन शॉर्ट, जब पेमेंट देने का समय आया फॉर दीज गुड्स सोल्ड, अब वो अपने वादे से मुकर गए। मतलब अब कपिल को भी समझ में आ गया कि ये जो लॉस है, इट्स अ बैड डेट लॉस। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो 2 लाख का बैड डेट लॉस है, ये कौन बेयर करेगा? कपिल या इमरान? क्यों इमरान, क्यों प्रिंसिपल? क्योंकि जिसकी गुड्स है वही क्या रिस्क बेयर करेगा? जिसके गुड्स है क्या वही रिस्क बेयर करेगा? तो अब जब ये हुआ ना, कपिल के दिमाग में एक प्लान आया। बोला ये तो बढ़िया है, बिजनेस मैं कर रहा हूं इमरान के बिहाफ पे, और रिस्क अगर होता है तो रिस्क मैं नहीं इमरान बेयर करेगा। ऐसे किसके दिमाग में आ रहे सवाल, ये थॉट्स? कपिल। तो कपिल सोचता है अब तो जानबूझ के मैं क्या करूंगा, ऐसा बताऊंगा कि मैंने क्रेडिट सेल्स किया है, और क्रेडिट सेल्स करने के बाद बैड डेट लॉस हो गया है। कैश ले लूंगा अपने पास, बट अकाउंट्स में लिखते वक्त बताऊंगा क्रेडिट सेल्स, बैड डेट लॉस, और जो पैसा है अपने जेब में रख लूंगा। कस्टमर भी खुश, प्रिंसिपल भी खुश, हम भी खुश। अब ऐसे केस में किसी को गम ही नहीं है, बस सिर्फ खुशी खुशी है। अब ऐसे केस में बताइए ना मुझे, ये जो है मोह माया के चक्कर में बताते गया क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। अब आ गया ना इस बंदे को शक, शक शक शक, व्हाट द। अब ऐसे केस में ये बंदा भी सोच रहा है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इतना सारा क्रेडिट सेल्स हो, क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहती हूं जनरली भी एवरी बिजनेस हैज अ रिस्क एसोसिएटेड विद इट। और ये जो बैड डेट लॉस होता है, ये क्रेडिट सेल्स होता है, उसका परसेंटेज मोर और लेस इज द सेम। तो अगर मैं एजुकेशन की फील्ड में हूं, आई नो के चलो 90% सेल्स कैश है, 10% इज क्रेडिट, तो 10% में से आई नो 5% वो स्टूडेंट्स रहेंगे जो डिफॉल्टिंग स्टूडेंट्स है। सो आई नो अरे लगभग 5% के आसपास रहेगा, कम ज्यादा भी अगर हुआ तो 3 से 7% का रेंज होता है। चलो मैक्सिमम जितना क्रेडिट है उतना लॉस, मतलब 10। बट ये रेंज से एकदम एक्सेप्शनली कुछ भी हाई नहीं होता है, और हर बिजनेस का अपना रिस्क होता है जिसका परसेंटेज वेरी करता है। तो इवन इमरान इज इनटू दिस सेम बिजनेस। अरे इतने सालों से वो धंधा कर रहा है, उसको भी पता है कितना रिस्क एसोसिएटेड है, कितना क्रेडिट सेल्स यूजुअली होता है, कितना कैश सेल्स होता है, 80-20 है, 70-30 है, 90-10 क्या, उसको पता है। एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, और इस बंदे की नियत अब खराब हो चुकी है। ओके, तो अब इमरान कहता है कपिल से कि हे कपिल, तू जो काम कर रहा है बढ़िया कर रहा है, देखो तेरा कमीशन तो मिल ही रहा है, मैं तो तेको और एक एडिशनल कमीशन देना चाहता हूं। तो कपिल के मन में तो लड्डू फूट गए, बोले बढ़िया है भाई, सही चल रहा है एकदम, एक तो कमीशन मिल रहा है, ये पैसे जो मैं खा रहा हूं वो अलग, और ये बंदा मेरे को और एडिशनल कमीशन देना चाहता है, मजे रे मेरे मजे। अब इमरान मन में सोच रहा होगा और हंस रहा होगा, भाई मजे तेरे नहीं है, अब सजे है। वो बोल रहा है और एक मैं तेरे को कमीशन देता हूं, बट ये कमीशन के बाद अगर कुछ बैड डेट लॉस हुआ तो ये बैड डेट लॉस मेरा नहीं तेरा रहेगा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ओके, और ऐसे कमीशन को कहते हैं एज अ डेल क्रेडिट कमीशन, जहां पे भली बिजनेस प्रिंसिपल का है, बट बैड डेट लॉस जो है वो कौन बेयर करेगा? एजेंट।
देखो मैं वापस से कहना चाहती हूं, जनरल रूल जिसका बिजनेस है वही उसके रिस्क को बेयर करता है, जिसका बिजनेस है वही उसके रिस्क को बेयर करता है। बट अगर हमारे प्रिंसिपल ने डेल क्रेडिट कमीशन दिया है तो फिर बिजनेस लॉस प्रिंसिपल नहीं बल्कि एजेंट खुद बेयर करेगा। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा प्रिंसिपल जो है उसकी पोजीशन हो जाती है सिक्योर। गेटिंग दिस माय डियर स्टूडेंट्स? पक्का 100%? तो बताओ एजेंसी के केस में कौन दो पार्टीज होती है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। कौन किसके लिए काम कर रहा है? एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, हाँ या ना? फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसा कानून मानता है जैसे कि ये काम एजेंट ने नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल ने किया है। तो अगर से फॉर एग्जांपल मल्लिका कुछ क्लोथ्स डिजाइन करना चाहती है फॉर एन अपकमिंग इवेंट, उसने एडवांस दिया है कपिल को, बट गुड्स डिलीवर करने की जिम्मेदारी कपिल की नहीं है, गुड्स डिलीवर करने की जिम्मेदारी इमरान। इमरान कौन है मेरे एग्जांपल में? प्रिंसिपल की है। तो भले ही डील करते वक्त कपिल और मल्लिका थी, बट फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल एंड प्रिंसिपल मतलब इमरान विल हैव टू डिजाइन एंड डिलीवर द क्लोथ्स टू मल्लिका। यस और नो गाइस? पक्का 100%? ओके, नोट्स पे आ जाते हो क्या आप लोग? कुछ एक दो बातें हैं जो डिस्कस करनी है, फिर अगला कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर आगे हम रीड करेंगे। आ जाइए, कहां पे आना है मैं आपको बताती हूं। पेज नंबर 142 पे आना है। ओके, वेरी गुड हर्ष। Generally, risk is borne by the principal, but if principal gives Dell credit commission, risk will be borne by the agent. Very good, Harsh. So देखो, Chat GPT नहीं मैंने समझाया है ना। Yes, just like consignment, आप लोगों को consignment accounts नहीं है ना? है कि नहीं है? न्यू सिलेबस में आप लोगों को consignment accounts नहीं है। ओल्ड बच्चों को कंसाइनमेंट अकाउंट्स हुआ करता था, उसमें दो लोग होते थे, कंसाइनर, कंसाइनी। कंसाइनर इज द प्रिंसिपल एंड कंसाइनी इज द एजेंट। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो नाम देना है आप दो। यहां पे हमने इमरान और कपिल है, वो नाम हमने दिया है। तो इमरान इज द प्रिंसिपल जिसके बिहाफ पे आप काम कर रहे हो, और जो किसी और के बिहाफ पे काम करता है उसको कहते हैं एज एन एजेंट। प्रैक्टिकली आपने क्या एजेंसी का कॉन्सेप्ट देखा है? बताओ, आप लोग बताओ मुझे। चलो, फॉरगेट अबाउट दिस बुकिश नॉलेज, प्रैक्टिकली बताओ एजेंसी को आप कहां पे देखे हो? ओके, ब्रोकर्स। व्हाट ब्रोकर्स? रियल एस्टेट ब्रोकर्स, जिनको हम रियल एस्टेट एजेंट्स बोलते हैं। कभी क्या कुछ डील किया है या नहीं किया है? या सुना तो होगा घर में, अगर किसी ने डील किया होगा तो, खुद नहीं तो। LIC के एजेंट्स होते या नहीं? तो जैसे कि अगर ये क्लासरूम है, आज ये क्लासरूम अगर रेंटेड है, बट आई वांट टू परचेज दिस क्लासरूम, तो ऐसे केस में आई विल कनेक्ट विद अ रियल एस्टेट एजेंट एंड ही वुड बी द इंटरमीडिएटरी पार्टी बिटवीन अस एंड द रियल ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लासरूम। अब वो डील क्रैक करेंगे हमारे बिहाफ पे। ये क्लासरूम वो नहीं खरीद रहे, बट हमारे बिहाफ पे क्या वो नेगोशिएट कर रहे हैं, हमारे इस क्लासरूम के ओनर से क्या बातचीत कर रहे हैं। अरे हाँ है ना? तो अब क्लासरूम उनका नहीं है, ना वो बेच सकते हैं ना वो खरीद सकते हैं, बट वो हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं। इन्हीं को कहते हैं एज रियल एस्टेट एजेंट्स। ब्रोकर्स भी कहते हैं इजी लैंग्वेज में, है ना? शेयर्स के भी ब्रोकर्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के होते हैं वैसे क्या शेयर्स के भी होते हैं। एग्जैक्टली। आ जाइए, बहुत बार हम भी किसी के एजेंट रहे हैं। क्या आपके दिमाग में क्या आया पता नहीं, वाहियात ही कुछ आया होगा। बट मैं तो ऐसा करने जा रही थी, नहीं मेरे मन में तो बहुत प्योर थॉट्स थे। बचपन में से जब हम सोसाइटी में से नीचे खेलते थे शाम के टाइम पे,
से हमारी बाजू वाली आंटी के घर पे कुछ सामान मतलब से खत्म हो गया है, तो आंटी हमें पैसे देती थी, कहती थी कि बेटा ये 20 रुपए लो, ये निरमा साबुन लेके आ जाओ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आंटी की बिहाफ पे ये साबुन खरीद रहे हैं, ना पैसा हमारा ना साबुन हमारा, बस धोते जाओ धोते जाओ। तो यहां पे वो क्या रहा है, यहां पर हम किसी और के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, हम किसी और के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, हम एजेंट, और हमारी प्रिंसिपल कौन है, वो आंटी जी। इससे मैंने और एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, एजेंट माइनर है तो भी चलेगा, एजेंट माइनर है तो भी चलेगा। द पर्सन हु शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रिंसिपल। और हमने आंटी से पैसे भी नहीं लिए उनके बिहाफ पे काम करने के लिए, मतलब अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी ये एजेंसी वैलिड है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का वन ऑफ द एक्सेप्शन। आपने एजेंट के द्वारा तो बैल को बेचा था, हाँ या ना, चैरिटी में दे दिया था। एजेंसी इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन नो। हम जो कर रहे हैं इस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये एजेंसी में जो दो खास चीजें है वो ये है, इसको एजेंसी को क्रिएट करने के लिए इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन स्टिल इट इज अ वैलिड। देखो कंसिडरेशन है तो फिर तो क्या बात है, हाँ नहीं है तो भी क्या ही बात है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड। तो ये जो बिजनेस डील्स होती है ना, अगर मैंने ये ब्रोकर को, रियल एस्टेट एजेंट को अपॉइंट किया है टू परचेज द क्लासरूम ऑन माई बिहाफ, दैट पर्सन इज गोइंग टू आस्क कमीशन। वो बंदा मुफ्त में नहीं करेगा, हमने कर लिया, वो नहीं करेगा। बट लॉ मेकर क्या कहता है, हमको सारी चीजें पता होना जरूरी है। लॉ मेकर कहता है भाई अगर कंसिडरेशन है तो क्या बात है, बट अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी क्या ही बात है, तब भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। और हमारा एजेंट जो है वो बालक हो सकता है, एजेंट जो है वो माइनर हो सकता है, जिसके पास कैपेसिटी होना जरूरी है इज द प्रिंसिपल। ये हमने यूनिट नंबर 3 में भी देखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के माइनर कैन बी एन एजेंट। क्यों माइनर कैन बी एन एजेंट, आप लॉजिक समझो, लॉजिक। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने प्रिंसिपल को दी है। हमने कहा है कानून की आंखों से देखो, कानून कहता है ऐसा माना जाएगा जैसे कि काम एजेंट नहीं बल्कि प्रिंसिपल खुद कर रहा है। ये काम एजेंट नहीं बल्कि कौन कर रहा है, प्रिंसिपल खुद कर रहा है। अगर प्रिंसिपल खुद ये काम कर रहा है मतलब अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, प्रिंसिपल की। अगर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की है तो फिर ऐसे केस में प्रिंसिपल के पास कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल शुड बी मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इंस्टीट्यूट आपको वन लाइनर क्वेश्चंस या ट्रू और फॉल्स कभी कभी इंस्टीट्यूट पूछती है, करेक्ट इनकरेक्ट, तो ऐसा पूछ सकती है, या ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है या वन लाइनर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट, हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट। देखो हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट, इन शॉर्ट हु कैन बी द प्रिंसिपल। इंग्लिश, लॉ नहीं, इंग्लिश है ये। Who can employ an agent? इसका मतलब ही है इंस्टीट्यूट आपको पूछना चाहती है प्रिंसिपल कौन बन सकता है, तो आप कहोगे ओनली अ पर्सन हु हैज द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एम्प्लॉय एन एजेंट। मन में भले आप बोल दो कैन बी द प्रिंसिपल, बट जैसा सवाल पूछा है उन्हीं शब्दों में आप जवाब भी दोगे। सो ही शुड बी मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो इसी का रिवर्स क्वेश्चन, हु कैन बी एन एजेंट? एनी पर्सन कैन बी एन एजेंट, एनी पर्सन कैन बी एन एजेंट। इनफैक्ट इवन अ माइनर कैन बी एन एजेंट। बट देखो अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हो चुके हैं। आप लोग जानते हो क्या माइनर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में लायबल ट्रीट किया जा सकता है क्या? अ माइनर कैन नेवर बी ट्रीटेड लायबल ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट। चलो अब उसको मैंने एक साइड पे रखा है, और दूसरा मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है एजेंसी का, जहां पे मैंने ये पढ़ा है कि माइनर कैन बी एन एजेंट। चलो मैंने क्या किया, से ये घड़ी बेचने के लिए मैंने एक एजेंट को अपॉइंट कर लिया, और ये एजेंट कौन है? बालक है, एक माइनर है। कैन आई डू दैट?
पहले तो मेरे को इस सवाल का जवाब दो, क्या मैं अपनी घड़ी बेचने के लिए किसी बालक को, माइनर को अपॉइंट कर सकती हूं? वेरी गुड, सो दिस क्वेश्चन का आंसर इज करेक्ट। आई कैन अपॉइंट अ बालक एज एन एजेंट। कर दिया अपॉइंट मैंने एक माइनर को एज माई एजेंट, बट मैंने माइनर को कहा कि तू जब ये घड़ी बेचेगा इसको 10,000 से नीचे में मत बेचना, इसको 10,000 से नीचे में मत बेचना। इस बालक को क्या है यार, पैसे मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई। उसने बोला मैंने बेचा, क्या काम कर दिया मैंने, बढ़िया। उसने बेच दी ना मेरी घड़ी 9,000 रुपए में, उसने बेच दी ना मेरी घड़ी 9,000 रुपए में। अब हमने कहा फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल? प्रिंसिपल। हु इज रिस्पॉन्सिबल? जैसे ये घड़ी मैंने बेच दी है, मैंने मतलब मेरे एजेंट ने मेरे बिहाफ पे बेची है, अब मेरे को 9,000 एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी और ये घड़ी वो थर्ड पार्टी को देनी ही पड़ेगी। बट वो जो 1,000 जो ये हमारे एजेंट ने होशियारी करके 9,000 में बेच दिया और मेरा 1,000 का नुकसान करवा दिया, क्या मैं उस बालक के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूं टू रिकवर दैट 1,000? वाई नो? बिकॉज ही इज अ माइनर. So a minor can be appointed as an agent, but he can never be held liable. He can never be held liable. वही अगर ये बालक नहीं होता, आप लोग होते मेजर और आप 10 के बदले 9,000 में बेचते, तब क्या मैं 1,000 रुपए आपसे रिकवर कर सकती थी? क्योंकि आप तो कॉम्पिटेंट हो, आपके अगेंस्ट तो केस फाइल किया जा सकता है. एंड यू एक्सीडेड योर ऑथोरिटी, यू एक्सीडेड योर ऑथोरिटी, जिसके वजह से मेरे को हो गया ना नुकसान, तब मैं आपको स्यू करके 1,000 रिकवर कर सकती थी. बट वो बालक के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकती, बिकॉज अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड. हाँ है ना? पक्का 100%. आपको पता है और एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. What is privity of contract? Stranger to a contract cannot sue upon it. कौन sue कर सकता है? Only the contracting parties. तो अगर A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कौन किसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? A B के अगेंस्ट या तो फिर B A के अगेंस्ट, डिपेंडिंग अपॉन किसने कांड किया है, कौन अग्रीव पार्टी है. बट चाहकर भी A की मम्मी A के पापा क्या B के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, क्या उन्हीं को एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल करना होगा इन केस ऑफ ब्रीच. बट एजेंसी के केस में ऐसा नहीं होता है. आप देखो, एजेंसी के केस में कॉन्ट्रैक्ट भले ही थर्ड पार्टी और एजेंट के बीच में हुआ है, ओके, बट यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द प्रिंसिपल. तो अगर मेरे माइनर एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है मेरी घड़ी 9,000 में बेचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट उस बालक ने किया है उस थर्ड पार्टी के साथ, ओके. और अब मैं अगर मना कर देती हूं कि मैं घड़ी आपको नहीं दूंगी, तो वो थर्ड पार्टी मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है. या तो उल्टा भी हो सकता है, मैंने घड़ी दे दी और अब ये पैसे नहीं दे रहे, तो मैं भी क्या उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूं? अरे हाँ है ना? दो आई एम नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, स्टिल द केस कैन बी फाइल्ड. यू नो व्हाई आई हैव गिवन द राइट्स, आई हैव बीन गिवन द राइट्स टू फाइल अ केस? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट भले ही एजेंट एंटर कर रहा है, बट वो खुद के लिए नहीं, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है. बराबर ना? ये घड़ी किसकी है? मेरी है. जो पैसा मिलने वाला है वो किसको मिलने रहा है? तो इस केस में आई हैव ऑल द राइट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी टू हुम द वॉच हैज बीन सोल्ड. ओके, आइए लेट्स चेक इट आउट. ओके, टेक योर हाइलाइटर्स इन योर हैंड. फटाफट जो भी हम रीड कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए. एजेंट मीन्स अ पर्सन, सुनो ना, एजेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट्स फॉर अनदर. तो एजेंट वो बंदा है जो किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है.
और प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन फॉर whom such act is done. टेस्ट ऑफ एजेंसी, दो पार्टीज के बीच में एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, उसके लिए आप दो सवाल पूछेंगे. 1, whether the person has the capacity to bind the principal and make him answerable. मतलब ये जो बंदा है जिसको हम कहते हैं एजेंट, क्या उसमें इतना पावर है कि वो प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है एंड ही शुड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी. आपको समझ रहा हो क्या रहा है? मतलब जिसने मेरे बिहाफ पे काम किया है उस बंदे के पास अगर इतना पावर है कि वो मेरे को बाइंड कर सकता है और मेरे को आंसरेबल बनवा सकता है टू अ थर्ड पार्टी, देन ही इज माई एजेंट एंड आई एम द प्रिंसिपल. ओके. And whether he can establish privity of contract between the principal and third parties. भले ही कॉन्ट्रैक्ट मेरे एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ एंटर किया है, बट क्या होगा यहां पे? लायबल कौन होगा? एजेंट या प्रिंसिपल? एजेंट या प्रिंसिपल? ओके. यहां पे एक लैटिन वर्ड है, आप लोगों ने देखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे लैटिन वर्ड्स एंड फ्रेजेस है. जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, वेरी गुड. क्विड प्रो क्यो, कंसेंसस एड इडियम, void ab initio. There is one more Latin phrase. It's a phrase, not a word. Q facet per annum, facet per se. Q facet per annum, facet per se. What does this point say? He who acts through an agent is himself acting. In short, ऐसा माना जाएगा जैसे कि काम एजेंट ने नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल ने किया है. He who is acting as an agent is himself acting. Per se मतलब himself. मतलब कानून के हिसाब से आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ऐसा माना जाएगा जैसे कि काम एजेंट ने नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल ने किया है. लिख लो, आप हिंदी में लिख लो, ऐसा माना जाएगा जैसे कि काम एजेंट ने नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल ने किया है. ऐसा माना जाएगा जैसे कि काम एजेंट ने नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल ने किया है. ऐसा माना जाएगा जैसे कि काम एजेंट ने नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल ने किया है. क्यों? फैसेट पर एलम, फैसेट पर से. उसको इंग्लिश में कहते हैं ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग. जब प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो एजेंट काम कर रहा है, कानून के हिसाब से ऐसा माना जाएगा जैसे कि एजेंट काम नहीं कर रहा है बल्कि खुद प्रिंसिपल ही काम कर रहा है. ही हु एक्ट्स एज एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग. ही हु एक्ट्स एज एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग. ओके. ये देखो, ये मैं आपको बोल रही थी, वन लाइनर क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछता है. हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट. अरे हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट यहां पे आप ऊपर लिख लो, दैट इज हु कैन बी द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या है? PRINCIPAL. PLE नहीं. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मतलब और स्पेलिंग अलग अलग है. इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. क्या बोला मैंने? इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज. ये क्यों लिखोगे आप? हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, इसका मतलब है दैट इज हु कैन बिकम द प्रिंसिपल. हु कैन बिकम द प्रिंसिपल.
ओके, तो हु कैन, मुझे बताओ, प्रिंसिपल माइनर हो सकता है क्या? प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का हो सकता है क्या? तो क्या प्रिंसिपल में कैपेसिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? ओके, सो इसलिए लिखा है, देखो, एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एन एजेंट. Does a minor or a person of unsound mind cannot appoint an agent? ऐसा है ये, ऐसा ये यही कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल कौन हो सकता है और प्रिंसिपल कौन नहीं हो सकता है. ओके, बट हु मे बी एन एजेंट? देखो सेक्शन कहता है एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट. ना, एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट. जब मैं कह रही हूं एनी पर्सन, माय डियर स्टूडेंट्स, इवन अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट. और ये बंदे ने जो भी किया है उसके लिए द प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी बाउंड. और प्रिंसिपल एजेंट के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है. आंटी जी ने 20 रुपए दिए निरमा साबुन लाने के लिए, आपने पेप्सी कोला लेके खा लिया, अनफॉर्चुनेटली आंटी आपको स्यू नहीं कर सकती लीगली. मॉरली आपके साथ क्या होगा वो आंटी जी डिसाइड करेंगे. ठीक है क्या? हम तुम एक कमरे में बंद है. शी वाहियात. राधे राधे. रहने दो, तुमने ना थप्पड़ 2-3 खाई नहीं है बचपन में, और मम्मी ने तुम्हारे ऊपर बेलन फेंका नहीं है, इसलिए तुम ऐसे सोच रहे हो. तुम्हें अगर छोड़ो, रहने दो, अभी क्या बोलो मैं, क्या क्या बताओ? मारा नहीं कभी तुम्हें मम्मी ने या पापा ने? छोड़ो, रहने दो, अभी क्या ही बताए, जमाना ही ऐसा है. हमने तो बहुत मार खाई है. और पापा तो कुछ ना बोल के बैंड बजा देते थे, बस आंखें ऐसे ऊपर कर देते थे. डर गए हम लोग, चुपचाप इज्जत में बैठते थे. आ जाइए यहां पे. ओके, ठीक है, इट्स ऑब्वियस के वो भी आ जाता है. सुनो ना मेरी बात, इंस्टीट्यूट ऐसा आपको ये तीन मार्क का ये सवाल, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है ना, एग्जाम्पल 1, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जहां पे इंस्टीट्यूट आपको केस देगी कि P अपॉइंट्स Q अ माइनर टू सेल हिज कार फॉर नॉट लेस देन 2,50,000 रुपीज. ओके, तो हमने इंस्ट्रक्शंस दी है कि 250 से नीचे में गाड़ी को मत बेचना, बट Q सेल्स इट फॉर 2 लाख रुपीज. अब P विल बी हेल्ड बाउंड बाय द ट्रांजैक्शन, मतलब P को ये गाड़ी वो थर्ड पार्टी को देनी ही पड़ेगी, बिकॉज फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल. और वो भी गाड़ी के बदले में उसको 2 लाख मिलेंगे, 250 नहीं मिलेंगे. कितने मिलेंगे? 2 लाख ही मिलेंगे. और अनफॉर्चुनेटली वो 50,000 रुपए इस Q माइनर से रिकवर नहीं कर सकता, वो उसका खुद का लॉस होगा. वो उसका लुकआउट है, क्योंकि उसको माइनर को अपॉइंट करना ही क्यों था ना, ज्यादा होशियारी बताई. अब भुगत तू अपॉइंट कर सकता था ना किसी को भी, तूने क्यों बालक को अपॉइंट किया? अब सजा भुगत. अब उसकी नादानी में तेरी बैंड बजी, 50,000 रुपए भूल जा, तू कुछ नहीं कर सकता. So yes, P will be bound by the transaction and further shall have no right against Q. तो 2 कॉन्सिक्वेंसेस है. एक तो P को थर्ड पार्टी को अपनी गाड़ी देनी पड़ेगी, प्लस अनफॉर्चुनेटली वो Q द एजेंट से वो कॉम्पेंसेशन डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि Q इज अ माइनर एंड माइनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया जा सकता. ट्रू और फॉल्स के लिए सवाल आएगा आपको. इज कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी? बोलो,
So the answer to this question is no, there is no consideration necessary to create an agency. अगर consideration है तो फिर तो क्या बात है, बट अगर consideration ना भी है तो भी क्या ही बात है, फिर भी the contract remains to be a valid contract. Yes or no guys? ये देखो ऐसा सवाल इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है, मैंने आपको बोला ना ऐसे सवाल इंस्टीट्यूट पूछता है, ये 3 मार्क का सवाल है. लेट्स चेक इट आउट. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, ए अपॉइंट्स एम अ माइनर एज हिज एजेंट टू सेल हिज वॉच फॉर कैश एट अ प्राइस नॉट लेस देन 700 रुपीज. पहली बात तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप माइनर को एजेंट की तरह अपॉइंट कर सकते हो? M sells it to D for 350. हमने क्या कहा, कितने से नीचे में मत बेचना, और ये बालक ने कितने में बेच के आ गया, सिर्फ 350 रुपीज. पहला सवाल इज दिस सेल वैलिड? यस. मतलब इज द प्रिंसिपल बाउंड बाय द सेल? अरे है ना, इज द प्रिंसिपल बाउंड बाय द सेल डन बाय हिज एजेंट? तो क्या सेल वैलिड है? और ए जो प्रिंसिपल है उसको ये घड़ी 350 में बेचनी ही पड़ेगी. एक्सप्लेन द लीगल पोजिशन ऑफ एम. एम इज द माइनर एजेंट and D referring to the provisions of the Indian Contract Act 1872. तो legal position of M is वो agent है and a minor can be an agent, तो उसका appointment valid है and as an agent वो principal के behalf पे ये घड़ी जो है वो बेच सकता है. ठीक है, और ये जो D है जो थर्ड पार्टी है जिसको ये घड़ी बेची गई है उसको क्या वैलिड टाइटल मिलेगा इन द वॉच? तो उसका टाइटल वैलिड है. इन शॉर्ट द सेल इज अ वैलिड सेल. और बेचारा ए कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, ना डी के अगेंस्ट ना एम के अगेंस्ट. यस और नो गाइस? लेट्स चेक इट आउट. सो एनी पर्सन में इवन अ माइनर कैन बी एन एजेंट. ओके, बट as a minor agent you will not be responsible to the principal. मतलब in short principal आपके against action नहीं ले सकता. So no person who is not of the age of majority and of sound mind can become an agent so as to be responsible to the principal. In short minor और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति अपने प्रिंसिपल को बाइंड नहीं करते हैं, जिसका यह मतलब होता है अगर आपने ये घड़ी 700 के बदले 350 में बेची है, आपने 350 कम में बेची है. ऐसा ही हुआ ना? कैसे 350 कम में बेची है? 700 बोला था और आपने 350 में बेची, मतलब 350 आपने कम लिए, उसके लिए प्रिंसिपल आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता. हाँ या ना? एंड द प्रिंसिपल इज लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट. दस डी गेट्स अ गुड टाइटल टू द वॉच एंड एम इज नॉट लायबल टू ए फॉर हिज नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, क्योंकि माइनर के अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते. यस और नो गाइस? श्योर? 100%? चलो आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद, कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच. कल हम लोग करेंगे क्रिएशन ऑफ एजेंसी. $700 से, अच्छा सवाल आया मैम अगर 700 से ज्यादा में बेचा से 900 रुपए में, 950 रुपए प्रिंसिपल के, मतलब बस कैसे? गुड्स किसके है? प्रिंसिपल के. तो पैसा किसको मिलेगा? प्रिंसिपल को. आपको सिर्फ कमीशन मिलेगा, उतने में ही खुश रहो. हाँ ठीक है. हाँ क्या डाउट है बेटा, बोलिए. All these questions that I'm solving in class,
फॉर द न्यू टॉपिक्स आर आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस। बाकी जो मैंने इंटर के क्वेश्चंस है ना, उसका मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी और क्लास में भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, करेंगे हम। अभी तो हम सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं, वो सबसे पहले कवर होगा क्योंकि मटेरियल जितना है उतना हमको पहले कवर करना है। एडिशनल प्रैक्टिस के लिए तो बहुत कुछ किया जाएगा, है ना। ओके ओके, चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।